आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली में उपस्थित कुछ विशेष योग के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे पूर्व की वीडियोज़ में हम कुछ विशेष योगों की चर्चा कर चुके हैं, जिनका जो भी फलादेश रहते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं इससे पूर्व की वीडियोज़ में। और मूल रूप से जब भी हम किसी के लग्न चार्ट को देखते हैं तो लग्न में जैसे कई बार होता है कि कोई शुभ योग है या कोई अशुभ योग है, तो एक साधारण सा यहाँ पे सूत्र यहाँ पे लागू होते हैं कि अगर लग्न में कोई शुभ ग्रह हो या लग्न से दूसरे या द्वादश में कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसे में कुंडली में जो योग बनता है ये होता है शुभ योग। इस योग को जो है शुभ योग कहा जाता है। और वहीं अगर यहाँ पे पाप ग्रह हो तो इसको जो है अशुभ योग कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि सपोज उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, चंद्रमा का हम उदाहरण इससे पूर्व दे चुके हैं। और अभी हम जैसे यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी ग्रह जो है लग्न में हो उपस्थित हो, जैसे शुभ ग्रह में आपका आ गया बुध, आ गया बुध आपका लग्न में उपस्थित है, तो यहाँ पे जो है अधिकतर बुध जो है लग्न में लाभदायक होता है, ये शुभ योग यहाँ पे बनाता है। वहीं अगर मान के चलें लग्न में कोई पाप ग्रह बैठ गया, जैसे कि शनि यहाँ पे वैसे उच्च का हो जाएगा, हालांकि मेष राशि के लिए शनि का उच्च मेष जो है राशि के लिए शनि जो है नीच का हो जाएगा, तो बस साधारण सा वो हो रहा है। लेकिन अगर भाव की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे अगर पाप ग्रह बैठता है तो वो अशुभ योग बनता है अधिकतर। सपोज उदाहरण के लिए यहाँ पे राहु बैठ जाता है पाप ग्रह, तो ये अशुभ योग के उसमें आता है। यहाँ पे जैसे आपका जैसे यहाँ पे शुभ ग्रह जैसे यहाँ पे बैठ गया बृहस्पति सपोज आपके द्वितीय भाव में बैठ गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो योग बनता है तो इस योग को शुभ योग कहा जाता है। और वहीं अगर यहाँ पे या फिर द्वादश में शनि बैठ जाता है तो इस योग को जो है अशुभ योग कहा जाता है। ये भाव की चर्चा हो रही है यहाँ पे। और इससे पूर्व हमने डिस्कस किया था किसी भी भाव में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव होता है, तो उसमें भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी यहाँ पे भाव के उसमें कि जिस भी प्रकार का कौन सा ग्रह जो है कौन से भाव में क्या प्रभाव दिखाता है। तो अगर लग्न से द्वितीय और द्वादश में कोई शुभ ग्रह है तो ये शुभ योग बन जाएगा। वहीं अगर कोई अशुभ ग्रह है या पाप ग्रह हो तो ये जो है अशुभ योग यहाँ पे बन जाता है। अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं पर्वत योग की। आज के वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जो मूल रूप से ये आ रहा है पर्वत योग। पर्वत योग कैसे बनता है कुंडली में, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। सपोज कुंडली के लग्न में हम देखते हैं, लग्न में अगर केंद्र में ही आपके शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे चंद्रमा हो गया, यहाँ पे जो है बुध हो गया, दोबारा से बुध हो गया, और इधर रख दिया हमने शुक्र यहाँ पे हो गया। इन दोनों को यहाँ पे हमने हटा दिया है अभी जो वर्तमान है, तो बृहस्पति यहाँ पे आ गया। तो सारे शुभ ग्रह जो है यहाँ पे उपस्थित है केंद्र में ही, जितने भी शुभ ग्रह हैं तो वो केंद्र में है उपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में और दूसरा यहाँ पे एक और सूत्र इसमें लागू होता है कि अगर 6 और 8 षष्टम और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह ना हो, और अगर हो भी तो शुभ ग्रहों में से कोई ग्रह हो। सपोज सारे शुभ ग्रह सपोज लग्न में नहीं आते हैं, कोई सपोज बृहस्पति यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे सपोज जो है बुध ही या शुक्र बुध यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ से बुध जो है यहाँ पे हमने सपोज कर लिख लिया है और बृहस्पति केंद्र से अष्टम भाव में हमने यहाँ पे रख दिया। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर देखा जाता है कि ये जो योग बन रहा है यहाँ पे, ये पर्वत योग यहाँ पे बन रहा है। केंद्र में
सभी शुभ ग्रह जो है केंद्र में उपस्थित हों, और दूसरा जो है 6 भाव में कोई भी ग्रह न हो, और अगर कोई भी ग्रह हो भी तो वो जो है शुभ ग्रह ही हो। तो ऐसी स्थिति में जो योग बनता है इसको जो है पर्वत योग कहा जाता है। पर्वत योग का एक और सूत्र लागू होता है कुंडली में। कहा जाता है कि लग्नेश और द्वादशेश परस्पर केंद्र में उपस्थित हो तथा मित्र ग्रह की दृष्टि इन पर हो। अब जैसे इसमें लग्नेश आ रहा है मंगल और द्वादशेश आ रहा है यहाँ पे बृहस्पति, तो हम मान के चलते हैं कि दृष्टि संबंधी इनमें हो, क्योंकि सप्तम आप सभी जानते हैं कि सभी 9 ग्रहों की जो है सप्तम दृष्टि होती है। तो सपोज बृहस्पति यहीं पे उपस्थित है और मंगल जो है यहाँ पे उपस्थित होते हैं सप्तम भाव में परस्पर, चलो जो भी है आपका, या तो युति बना के या फिर ऐसे में परस्पर दृष्टि संबंध में। तो ऐसे में वो योग बनना है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे एक और सूत्र लागू होता है कि मित्र ग्रहों की इन पे दृष्टि होनी चाहिए। तो दोनों का जो समान रूप से अगर देखा जाए मित्र ग्रह है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्थिति जो है बहुत कम देखने को मिलती है कि लग्नेश और द्वादशेश का मित्र ग्रह की दृष्टि उन पे हो, क्योंकि सूर्य की यहाँ पे होगी तो सप्तम दृष्टि होगी, चंद्रमा की जो है सप्तम दृष्टि होगी, और इसके अतिरिक्त जो है मंगल और सप्तम मित्र ग्रह की। अब दोनों में अगर देखा जाए तो समानता एक प्रकार से है, तो इसको हम मान सकते हैं कि भाई दोनों के आपस में परस्पर दृष्टि संबंध है, दोनों की जो है परस्पर दृष्टि संबंध भी है, और एक दूसरे से दोनों ग्रह जो है केंद्र में ही है, परस्पर जो है केंद्र में उपस्थित है। सपोज यहाँ पे अगर उदाहरण देखते हैं, मंगल के बृहस्पति के साथ ही यहाँ पे मंगल भी उपस्थित हो जाता है, मंगल भी यहाँ पे उपस्थित हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सूर्य सप्तम में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा विकट परिस्थिति आ जाएगी, और चंद्रमा का भी यहाँ पे, तो इधर ही देखते हैं कि अगर बृहस्पति यहाँ पे उपस्थित हो, बृहस्पति और मंगल जो है दोनों ही सप्तम भाव में सपोज उपस्थित हो, और सूर्य जो है लग्न का आ जाए, यही यहाँ पे स्थिति बन रही है कि जो दोनों परस्पर जो है केंद्र में भी हैं और मित्र ग्रह की भी इन पे दृष्टि बन रही है। सपोज यहाँ पे कोई दूसरा लग्न रहता है, लग्न में सपोज कोई दूसरी राशि रहती है, तो यहाँ पे जो स्पष्ट उदाहरण है, सपोज हम मानते हैं कि 9वीं राशि जो है लग्न में उपस्थित है, तो 9वीं राशि अगर लग्न में उपस्थित होगी तो द्वादश में आएगा, दोबारा से वही आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, चौथी राशि जो है सपोज लग्न में उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में जो द्वादश में आएगा तो आएगा सूर्य, मतलब जो द्वादश भाव का स्वामी होगा ये होगा सूर्य। तो ऐसी स्थिति में जैसे चंद्रमा तो यहाँ पे उपस्थित है ही, और सूर्य को यहाँ पे अगर हम यहाँ पे उपस्थित रखते हैं, तो यहाँ पे अगर मंगल को देखेंगे हम 4, 7, 8 में, तो यहाँ से देखा जाए तो 8 पे भी नहीं पड़ रहा है, 4 पे तो पड़ रहा है, लेकिन 7 और 8 यहाँ पे हो रहा है ना, तो 8 फिर 8 नहीं 4 का अगर आएगा तो वहीं पे आ रहा है, मंगल के अलावा बृहस्पति का 5, 7, 9, 5, 7 और 9 यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं आ रहा है, यहाँ से अगर उपस्थित है तो यहाँ पे मूल रूप से सपोज सूर्य भी यहाँ पे उपस्थित है, उदाहरण के लिए देखते हैं, सूर्य भी यहाँ पे उपस्थित है और मंगल की जो है चतुर्थ दृष्टि दोनों पे ही पड़ रही है, मित्र ग्रह की दृष्टि दोनों पे पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो योग बन रहा है यहाँ पे, तो इसको जो है पर्वत योग कहा जाता है। तो मूल रूप से जो पर्वत योग बनता है किसी की कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर अपनी वाणी में कुशल होता है, वाग कुशल ऐसा व्यक्ति माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है भगवत वेता कहा जाता है,
प्रवचन ऐसा व्यक्ति काफ़ी बढ़िया देता है, और स्वयं में ऐसा व्यक्ति विद्वान तो होता ही है, इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है यशस्वी भी होता है। मूल रूप से जिनके कुंडली में पर्वत योग बनता है, तो ऐसे जातकों का अधिकतर स्थिति में देखा जाता है कि इनका जो बोलने की कला है, बोलने की जो स्किल है वो काफ़ी बढ़िया होती है। तो इसके अतिरिक्त ऐसे जातक जो है मंच को भी काफ़ी बढ़िया से संभालते हैं। कहीं पे कोई मौका आता है, कोई इवेंट आता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक जो है मंच संभालने में भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। दोनों सूत्र मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। पहला सूत्र था कि अगर सभी ग्रह जो है केंद्र में उपस्थित हों और 6-8 भाव में कोई भी ग्रह उपस्थित न हो, और ग्रह उपस्थित हो भी तो वो जो है शुभ ग्रह हो। पहला सूत्र ये है जो पर्वत योग बनता है। और दूसरा सूत्र क्या है कि अगर लग्नेश और द्वादशेश परस्पर केंद्र में उपस्थित हों तथा मित्र ग्रह की दृष्टि इन पे हो, मित्र ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हों, तो ऐसी स्थिति में जो है पर्वत योग का निर्माण होता है। व्यक्ति की विशेषता मैंने आपको बता दी है। व्यक्ति जो है मूल रूप से अपनी वाणी में कुशल होता है। अपनी वाणी में व्यक्ति काफ़ी कुशल प्रवक्ता होता है, बातें बनाने में काफ़ी माहिर होता है ऐसा व्यक्ति। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पर्वत योग क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, और दूसरा जो है शुभ और अशुभ योग क्या होता है उसके बारे में भी हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।